बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अब कुछ चीज़ों में तेज़ी दिखाना शुरू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ज़ख्मियों के पास और जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के पास पहुँच रहे हैं, उनके घरों में जाकर राब्ते कर रहे हैं और अब चीज़ों को तेज़ किया गया है। शोहदा के साथ राब्ते और ज़ख्मियों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको कुछ वीडियोज़ भी देखने को मिलेगी जिसमें ज़ख्मियों के बयानात भी शामिल हो सकते हैं और शोहदा की फैमिलियों के साथ मुलाकातें और उनके साथ बातचीत भी शामिल हो सकती है। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस नैरेटिव को तकवीत देंगी कि डी चौक में गोली चली थी और वहाँ पे शहादतें हुई हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को गोली लगी है और अब तक 12 लाशें मिल चुकी हैं और जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से भी अब कुछ तहकीकात की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आहिस्ता आहिस्ता कुछ नंबर आना शुरू हुए हैं। अब तक जिन लापता अफराद के बारे में पता चला है इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है 100 से ज़्यादा लोगों का। उन्होंने कहा जी मारा भी हमें गया, कत्ल भी हमें किया गया, लाशें भी हमसे छीनी गई। आज तक के मुताबिक 107 लोग हमारे गुमशुदा हैं। शुनीद ये है कि उनमें से 25 से 30 लोग शायद हमें जिंदा वापस ना मिलें। ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। और देखें ये और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ लाशें गायब हैं। अब इनकी तादाद के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो लोग लापता हैं अगर तो वो सारे मिल जाएँ, अल्लाह करे वो सारे मिल जाएँ। अगर वो सारे मिल जाएँ तो हालात कुछ और होंगे, अगर वो लोग नहीं मिलेंगे तो फिर उनको कहाँ तलाश किया जाएगा। यानी मुझे वो जुमला याद आ गया उनका, बलूचिस्तान से हमारी बहन है और उन्होंने ये स्टेटमेंट एक दिन दिया था मारम बलोच साहिबा ने कि ठीक है आपने अगर मार दिए तो लाशें ही वापस कर दें हमारे लोग। तो ये तो उस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बन गई है। इस्लामाबाद डी चौक के अंदर इस तरह का वाक़या हो गया। वो कह रहे हैं जी 107 बंदे हमारे लापता हैं, 25 से 30 लोग शायद हमें वापस ना मिले, लेकिन अभी शायद वाली बात है, उम्मीद कायम रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि वो सारे लोग वापस आ जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक ये एक्टिविटी तो शुरू की है। मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ शायद इसलिए लेट हो रही है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो उनके साथ हुआ है। इमरान खान साहब के बारे में उनकी बहन ने कहा कि वो भी शौक में, यानी उन्हें बड़ा धचका लगा है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, एक सदमे में चला जाता है आदमी। यानी कोई इस बात की तवक्को नहीं कर सकता कि रियासत डायरेक्ट गोली चला देगी मुजाहिरीन के ऊपर जो पुरअमन मुजाहरा करने के लिए आए या एहतजाज करने के लिए आए। तो ऐसा मुमकिन होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ हो गई है, ये वाली लिमिट भी क्रॉस हो गई है कि कभी अपने शहरियों के ऊपर डायरेक्ट गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि जो लोग पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, उनके ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाई गई रियासत की जानिब से और इसको सारी दुनिया रिपोर्ट कर रही है। मेरे पास अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है, मैंने उसको पूरी को ट्रांसलेट किया आपके लिए। ये रिपोर्ट जब मैं आपके सामने अभी रखूंगा तो आप देखेंगे कि उन्होंने पूरा पोल खोल कर रख दिया हुकूमत का और हुकूमती दावों का। और अल जज़ीरा जो है वो बैनुल अक़वामी एक इदारा है, ये इसराइल से भी आपको पता है नहीं दबा, अमेरिका से भी नहीं दबा और अल जज़ीरा खुल के अपनी रिपोर्टिंग करता है। और अल जज़ीरा ने जिस तरह से इस सारे मामले का पोल खोला है वो अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी चंद चीज़ों में पीछे, यानी तहरीक इंसाफ ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, इसके लिए इनकी दरखास्त अभी तक सामने नहीं आई। ये मुझे पता है कि उसके ऊपर काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिले में है। 9वां दिन शुरू हो गया है 26 नवंबर के साने को, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ ने बाकायदा अपनी FIR की दरखास्त सामने नहीं लाई, ना उन्होंने जमा करवाई है, ना ही CCTV फुटेज के हवाले से उन्होंने कोई कार्रवाई की है। और मुझे लगता है कि FIR के अंदर वो इसको लिखेंगे कि CCTV फुटेज को भी महफूज बनाया जाए और यही ऑर्डर वो फिर अदालत के पास लेकर भी जाएंगे, क्योंकि FIR तो दर्ज होनी नहीं है। और FIR क्यों दर्ज नहीं होनी, ये सारी कहानी हमें सुनाई है अल जज़ीरा की स्टोरी ने। अच्छा, अब इसमें जो है अल जज़ीरा की स्टोरी शुरू कैसे होती है मैं उसी तरह आपको एज इट इज बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से ये रिपोर्ट कर रहा है अल जज़ीरा। अनीस शहजाद, उनके डेथ सर्टिफिकेट में कहा गया है कि उनकी मौत ये कूले के ऊपर बैक साइड से गोली लगने से हुई है। वो 26 नवंबर को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हज़ारों हामियों के साथ एहतजाज करते हुए मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो उस दिन पुलिस की फायरिंग में शहीद होने वाले 1 दर्जन शहरियों में से एक थे। यानी तहरीक इंसाफ का ये दावा उन्होंने बताया। ताहम हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरीन में से कोई भी हलाक नहीं हुआ, हत्ता कि 20 साला शहजाद भी वहाँ पे हलाक नहीं हुआ। ये हुकूमत का दावा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से इस्लामाबाद का मुहासरा करने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रात गए ऑपरेशन में मुंतशिर होने के 1 हफ्ते बाद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इसी बात के ऊपर एक तनाव का शिकार है कि हलाकतों की तादाद कितनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ दावे और फिर हुकूमत की जानिब से, जबकि कुछ PTI रहनुमाओं ने इब्तदाई तौर पर कहा कि सैकड़ों हामी हमारे मारे गए हैं। पार्टी के चेयरमैन गौहर अली खान ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि मरने वाले मुजाहिरीन की तादाद 12 है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे एक पैगाम में इस तादाद का मजाक उड़ाया। अल जज़ीरा भी लिख रहा है कि उन्होंने मजाक उड़ाया कि ये लाशें सिर्फ टिकटॉक पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर मिलेंगी। वो कौम के साथ मजाक और झूठ की सियासत खेल रहे हैं। तारड़ ने उर्दू में अपने इस पैगाम को लिखा था। इससे कबल 28 नवंबर को गैर मुल्की मीडिया से बातचीत के दौरान अता तारड़ ने कहा था कि एहतजाज के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई है। उन्होंने इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों पिम्स और पोली क्लिनिक के बयान का हवाला दिया था, जिसमें वफाकी वज़ीर ने कहा कि उन्हें कोई लाश नहीं मिली। उन्होंने अल जज़ीरा के एक सवाल के जवाब में कहा था कि महकमा सेहत ने इसकी तस्दीक करने वाले 2 अलग अलग बयान जारी कर दिए कि जनाब कोई लाश नहीं है, कोई जख्मी नहीं है। अल जज़ीरा ने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में मारे गए शहजाद समेत
पीटीआई के 4 हामियों के अहले खाना से बात की है, यानी 4 बंदों तक वो पहुंचे हैं 12 में से। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, अता तारड़, वजीर आजम शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह से भी राब्ता किया गया और दावों और जवाबी दावों पर पूछा गया, जनाब आप बताएं, जवाब दें। ताम इंतजामिया में से किसी ने भी अल जजीरा को जवाब नहीं दिया। ना इसराइल अल जजीरा को जवाब देता है, ना ये हुकूमत अल जजीरा को जालिम जवाब देता ही नहीं है। पीटीआई ने अब इन 12 हामियों के नाम जारी कर दिए हैं जो उनके बकौल 24 से 26 नवंबर के दरमियान मारे गए थे, जिनमें कम से कम 10 मुबैना तौर पर गोलियों से जख्मी हुए थे। इनमें सुबह पंजाब के एक छोटे से शहर कोटली सतिया से ताल्लुक रखने वाला शहजाद भी था और ये लोग अभी तक सदमे में हैं। ये अब उनकी स्टोरी आ रही है। शहजाद के कदर नफीस सत्ती ने नौजवान को पीटीआई का एक अकीदतमंद सपोर्टर बताया जिसने रैली में शामिल होने पर इसरार किया था। सत्ती ने अल जजीरा को बताया कि हम सब ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो डटे रहे क्योंकि इमरान खान उनके सियासी आइडियल है और उसके मुतालबा किया था इमरान खान ने एहतजाज का। सत्ती ने अल जजीरा को बताया कि इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की सरबराही में मुजाहिरीन फरवरी के इंतखाबी नताइज को तब्दील करने, इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई और आला अदालती तकरीरों की हुकूमत की निगरानी की इजाज़त देने वाली आईनी तरमीम को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे थे। अब आप शऊर का अंदाजा करें कि अल जजीरा को एक शख्स बता रहा है कि जनाब ये मुतालबा थे इमरान खान साहब के, जिसकी वजह से हमारा कदन शहजाद जो है वो इस एहतजाज के अंदर गया था। 26 नवंबर की सपहर पीटीआई के सैकड़ों हामी इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों के करीब एहतजाज का मरकजी मुकाम डी चौक पहुंचने में कामयाब हुए, जहां उन्होंने पुलिस के खोखे को आग लगा दी। ये पुलिस के बकौल है यहाँ पे। खान के हक में नारे लगाए और पार्टी के झंडे लहराए। शहजाद इनमें से एक था। मुजाहिरीन का जल्द ही नीम फौजी दस्तों से आंसू गैस और रबड़ की गोलियों के साथ सामना हुआ। उन्होंने मुबैना तौर पर बराह रास्त गोलियां भी चलाई, हालांकि हुकूमत इसकी तरदीद करती है। शहजाद के आला खाना को शाम 4 बजे के करीब पोली क्लिनिक से कॉल मसूल हुई जिसमें बताया गया कि वो शदीद जख्मी है। उनके पहुंचने तक अनीस जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुका था। सत्ती ने कहा कि 1 हफ्ता हो गया लेकिन उसकी मां और सबसे छोटा भाई जो है वो अभी तक सदमे में है। उसका भाई अब बार बार बेहोश होता रहता है। हमारा पूरा खानदान तबाह हो चुका है। अच्छा, ये एक कहानी। अब दूसरी बता रहा है अल जजीरा। ये सानिया अनीस के खानदान से भी बाहर है, एक और खानदान का। पीटीआई के एक और हामी एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले 24 साल मुबीन औरंगजेब 9 अफराद के खानदान का वाहिद कमाने वाला था और कई सालों से इस्लामाबाद में रहता था। इनके छोटे भाई असद ने बताया कि मुबीन जो पीटीआई के एक सरगर्म कारकुन है, उन्होंने एहतजाज में शिरकत का मंसूबा बनाया था लेकिन खानदान को इसमें शामिल खतरात की हद तक खानदान को एहसास नहीं था कि इतना खतरा होगा। वो मेरी बहन से फोन पर बात कर रहा था कि अचानक कॉल बंद हो गई। जब उसने वापस फोन किया तो एक अजनबी आवाज आई और बताया गया कि मुबीन को गोली लग गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। असद और खानदान के दीगर अफराद पोली क्लिनिक अस्पताल तक पहुंचने के लिए बहुत जिद्दोजहद करते रहे। रास्ते बंद थे जहां मुबीन को ले जाया गया था। मुजाहिरीन की मजीद लहरों को इस्लामाबाद के क्लब तक पहुंचने से रोकने के लिए सड़कें बंद कर दी गई थी और अस्पताल तक पहुंचने वालों का कहना था कि वहां के हुकाम बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे थे। अस्पताल वालों ने इब्तदा में लाश को देने से इनकार कर दिया। कई घंटों की इल्तिजा के बाद उन्होंने आधी रात के करीब लाश हवाले कर दी। असद ने कहा कि खानदान अब भी अपने नुकसान से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वो 3 बहनों के बाद पहला बेटा था और हमारे वालिदैन का पसंदीदा बेटा था। आप उनकी हालत का तसव्वुर नहीं कर सकते। 22 साल असद ने कहा और उन्होंने बताया कि अब खानदान की कफालत की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। अल जजीरा से बात करने वाले खानदान के दीगर अफराद ने भी ऐसी ही कहानियां सुनाई हैं कि उनके लिए अस्पताल के हुकाम से अपने प्यारों की लाशों को वापस लेना कितना मुश्किल था। जैसा कि उन्होंने दावा किया कि उन पर पहली मालूमात की रिपोर्ट यानी FIR दर्ज न करवाने के हलफनामों पर दस्तखत करवाए गए, यानी उनसे दबाव डाला गया कि आप FIR नहीं करवाएंगे और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएंगे। इन चीजों के ऊपर उन्हें कहा गया कि दस्तखत करें फिर अपनी लाश ले जाएं। मुबीन के खानदान की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल वली ने अपने भाई मलक सदर अली की लाश को वापस लेने के लिए बहुत जिद्दोजहद की, जो 26 नवंबर की शाम को इंतकाल कर गए थे। अल जजीरा की तरफ से देखे गए पिम्स अस्पताल के डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक सदर अली पीटीआई के एक सरगर्म रुकन जो दुबई से पार्टी की तकरीबात में शिरकत के लिए अक्सर सफर करते थे, सर में और बाजू में गोली लगने की वजह से हलाक हो गए थे। वली ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले अफसरान ने इन पर अपने भाई के कत्ल के बारे में FIA दर्ज ना करने का वादा करते हुए एक बयान पर दस्तखत करने के लिए दबाव डालने की बहुत कोशिश की। वो मुझ पर दबाव डालते रहे लेकिन ये मैं कैसे वादा कर लेता कि जब मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया था, उन्होंने कहा कि मुसलसल इल्तिजा के बाद हमारे खानदान को लाश वापस की गई ताकि उसकी हम तदफीन कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें अस्पताल में 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। पीटीआई के मुतासरीन की फहरिस्त में मोहम्मद इलियास भी शामिल है, जो 25 नवंबर की रात मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ होने वाले हिट एंड रन के वाक़े में मारा गया था। ये जब रेंजर्स वाले गाड़ियां भगा रहे थे और जा रहे थे तो वहां पे जो रेंजर्स और FC के लोग गाड़ियों के नीचे आए थे, वहां पे इस हादसे के अंदर मोहम्मद इलियास भी एक शहीद हो गया था और रेंजर्स और FC के एहलकार भी शहीद हो गए थे। इलियास की लाश को 26 नवंबर की अव्वली सातों में जल्दी लेकर जाया गया। अस्पताल की तरफ से जारी करदा और अल जजीरा की तरफ से देखे गए इनके डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक इनके बड़े भाई महफूज अली, जिन्होंने खुद अक्टूबर में पीटीआई की गुज़िश्ता एहतजाजी कॉल के बाद तकरीबन 4 हफ्ते जेल में गुजारे थे, उन्होंने कहा कि वो और इलियास के साथ दीगर पार्टी कारकुनान भी शामिल हुए। जब वो इस्लामाबाद के दाखिली मुकाम पर जमा होने वाले हामियों के काफिले का इस्तकबाल के लिए जमा हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में 25 नवंबर की रात को जो काफिले आ रहे थे उनके लिए वहां पर जमा थे। उन्होंने बताया कि
अफरा तफरी को उस वक्त उन्होंने बयान किया कि जब सिक्योरिटी की गाड़ियां मुजाहिरीन के हुजूम से गुजर रही थी, उन्होंने मेरे भाई समेत कई लोगों को मार डाला। ये उन्होंने बताया। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल के हुकाम ने इलियास की लाश को देने में ताखीर की और कानून के निफाज के इल्जाम से बरी करने पर मजबूर किया, यानी आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा करें आप। उन्होंने कहा मैंने ऐसा बयान देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने लाश हवाला करने से पहले मुझे 12 घंटे तक इंतजार करवाया। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने भाई को खो देने या खुद जेल में वक्त गुजारने के बावजूद पीटीआई और उसके रहनुमा खान के लिए उनकी हमायत बिल्कुल कम नहीं होगी। देखो, मेरे वालिद 1987 में कराची में नस्ली तशद्दुद में मारे गए थे, अब मेरा भाई मारा गया है, जबकि उसकी बीवी 6 माह की हामला है। नवीद अली ने कहा कि लेकिन ये धचके पीटीआई या इमरान खान के लिए मेरी हमायत को तब्दील नहीं करेंगे, हम नजरियाती हामी हैं और खान के लिए अपनी जान दे देंगे। ये जनाब अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। उन्होंने तफसील के साथ बताया कि कैसे एक एक लाश देने के लिए इस हुकूमत ने महकमा सेहत के जरिए से तड़पाया है लवाहिकीन को। इन्हें बिल्कुल शर्म भी नहीं आई और अभी भी कई लोग अपने प्यारों को तलाश करते फिर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उसको लापता किया गया है या उसको मार दिया गया है, वो जिंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा कि शेर अफजल मरवत साहब ने बताया। अब जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया और इन दोनों ने अपने स्टेटमेंट में यह दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अब कभी एहतजाज की कॉल ना दे सके, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ डी चौक में, उन्हें लगता है कि पीटीआई की कमर टूट गई है। लेकिन मेरा जरा थोड़ा सा ना अंदाजा मुख्तलिफ है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को पहचानने में अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने भी गलती की है और पीडीएम की जमातों ने या इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने भी गलती की है। मैंने नवजोत सिंह सिद्धू का इंटरव्यू किया था आज से चंद साल पहले, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बातों बातों में एक बात कही थी कि इमरान खान का मुखालिफ ये बात जान ले कि इससे बचना बहुत मुश्किल है, इनको आइडिया भी नहीं है ये किस लेवल का आदमी है। उन्होंने बहुत डराते हुए ये बात की थी, तो मुझे लगा शायद दोस्ती यारी में कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अगर इमरान खान को अंडर एस्टिमेट ना करते तो इमरान खान से इतनी मार ना खाते। हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की पीडीएम की जमातों ने, इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इमरान खान को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अब इमरान खान की ब्रेक लग जाएगी, यानी इनका अंदाजा था कि इमरान खान जेल में जाएगा, 2 दिन में टूट जाएगा। आज 1.5 साल होने वाला है, इमरान खान को जेल में जाने पर ये इतना सभी नहीं तोड़ पाए। वो अपने मौक़िफ़ में पीछे हटने की बजाय 4 कदम आगे ही आ गया है और आज उसका असर रसूख और मुल्क के अंदर उसका तोती ज़्यादा बोलता है। फवाद चौधरी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। सवाल ये किया गया था कि इमरान खान ने कहा कि मेरे पास आखिरी कार्ड है, तो वो कौन सा कार्ड है? तो फवाद चौधरी ने कहा सारे कार्ड ही इस वक्त इमरान खान के पास है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इमरान खान के गिर्द घूमती है, वही पॉलिटिक्स को घुमाता है और वही फैसले करता है कि अब क्या होगा। तो इमरान खान जेल से एक आवाज़ देता है और पूरा मुल्क बंद हो जाता है। ये सब जानते हैं और ये कैपेसिटी सिर्फ इमरान खान के पास है। मेरे ख्याल में गलती की गुंजाइश नहीं है हुकूमत के पास और गलत एस्टिमेट करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इमरान खान साहब अभी कॉल दे दें कि 4 दिन के बाद दोबारा आना है, तो आप देखिएगा जैसे पहले लोग आए थे, लोग फिर निकल कर 4 दिन के बाद दोबारा इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे और ये ऐसे ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, मरियम नवाज साहिबा ने यूनिवर्सिटी का एक दौरा किया, मुझे कुछ लोगों ने खबरें दी हैं, तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बड़ा उसका चर्चा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में मरियम नवाज पहुंची, नौजवानों के साथ खिताब किया। इनका ये ख्वाब ही रह जाएगा कि ये ओपनली जाके नौजवानों को मिले और उनके साथ बातचीत करें। ये बंद कमरों में नौजवानों के साथ मिल सकते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में नौजवानों के ऊपर पुलिस खड़ी करके, सिक्योरिटी खड़ी करके ये नौजवानों के साथ मिल सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं मिल सकते। एक तो पहले जो प्रोग्राम है वो आप देख लीजिए कि ये जो प्रोग्राम है ये इमरान खान साहब का प्रोग्राम था, जिसको एहसास प्रोग्राम का स्कॉलरशिप था, एक एहसास स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम था जो इमरान खान साहब ने दिया था। इमरान खान साहब का प्रोग्राम ये था कि जितने भी तलबा जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और पढ़ते भी ठीक है, तो एक कमेटी बना के उनका फैसला किया जाए और उनको दिया जाए स्कॉलरशिप। लेकिन इस हुकूमत ने आगे तब्दीली कर दिया कि जो ज्यादा नंबर लेगा उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यानी ज्यादा नंबर तो वही लेगा ना जिसके पास ज्यादा सहूलतें हैं, जो बेहतर तालीम हासिल कर सकता है, जो ज्यादा अच्छी ट्यूशन भी ले सकता है, जो ज्यादा मेहनत कर सकता है, जो नौकरी नहीं करता अपनी पढ़ाई के साथ। अब वो बच्चा जो गरीब है, जो पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर रहा है, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो ज्यादा नंबर नहीं ले पाएगा। इसलिए इमरान खान साहब ने क्राइटेरिया रखा था कि कमेटी बनाई थी कि आप देखेंगे कि गरीब हो और मुस्तहिक हो और तालीम हासिल करना चाहता हो और मुनासिब तालीम भी ले रहा हो, तो आप उनको देंगे। आप अब कई बच्चे हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनके नंबर ज्यादा आ जाते हैं, तो उनको आप स्कॉलरशिप देते हैं तो उनको क्या फायदा उसका। लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया तब्दील करके ये वाला कर दिया, इमरान खान वाला तब्दील कर दिया। दूसरा, इन्होंने उसके पैसे कुछ बढ़ा दिए लेकिन तलबा की तादाद कम कर दी। पैसे ओवरऑल उतना ही है, लेकिन इन्होंने मिसाल के तौर पर इमरान खान अगर 3000 बच्चों को पैसे दे रहे थे तो इन्होंने 2000 बच्चों को पैसे दिए, लेकिन पैसे थोड़े बढ़ा दिए। तो इस तरह इन्होंने थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके उसको अपना नाम दे दिया कि मरियम नवाज का कोई स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आ गया। अब ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये गए, हेले कॉलेज वाली साइड पे, अबू बकर साहब है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त वो जर्नलिज्म करते हैं। मैंने तकरीबन उनका कोई 20 साल का तजुर्बा है। मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका बहुत आना जाना और बहुत ताल्लुकात है। तो उन्होंने बताया जी कि 30,000 के करीब इस कैंपस के अंदर तालिब इल्म है। तमाम तालिब इल्मों को छुट्टी दे दी गई थी और ऑनलाइन क्लासेस का इजरा कर दिया गया था। यानी तलबा नहीं आएंगे जिस दिन मरियम नवाज आएगी यूनिवर्सिटी में। वजह यह है कि फिर तलबा जो है वो नारे लगाएंगे, तलबा जो है वो सच बोलेंगे, तलबा जो है वो आईना दिखाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा मरियम नवाज से। तनकीद तो बर्दाश्त होती नहीं इनसे, तो लिहाजा डरे हुए इतने हैं कि सारे तलबा को दे दी छुट्टी और जिन तलबा को देने थे स्कॉलरशिप सिर्फ उनको बुला लिया।
اب وہ طلبہ بنتے ہیں کوئی 10-15% بنتے ہیں, 10% میرے خیال میں بنتے ہیں پوری یونیورسٹی کا, یعنی 90% طلبہ کو چھٹی دے کے گھر بھجوا دیا. 30,000 ٹوٹل جو ہے نا وہ طلبہ ہے, اور 30,000 میں سے انہوں نے 90% طلبہ کو بھجوا دیا ان کے گھروں میں, اور انہیں کہا کہ آپ آن لائن کلاسز لے لیں. مریم نواز کے آنے سے پہلے چند دن تک جو 5 یا 6 وزیر ہیں صوبائی, وہ یونیورسٹی میں بریفنگ کے لیے آ چکے. پولیس کی ساری سیکورٹی پنجاب یونیورسٹی میں موجود تھی, اور طلبہ کو تقریباً قابو کر کے تو یہ ایک پروگرام کیا گیا, آپ اندازہ کریں. اور وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ طلبہ سیاست میں نہ جائیں, ڈی چوک میں نہ جائیں, احتجاجی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور ساری سیاسی تقریر کر دی وہاں پہ. ایک تو طلبہ کو کہا سیاست میں نہ جائیں, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ساری سیاسی تقریر کر دی. یہ طلبہ تھے جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح سیاست میں لے کر آئے تھے. قائد اعظم نے ان کو اہم ذمہ داریاں دی تھیں. یہ طلبہ تھے جو پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کا ہر اول دستہ تھے. یہ تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ ان طلبہ کو سیاست سے دور نہیں کر سکتے, اور ان سے اب سیاسی شعور چھین نہیں سکتے. مریم نواز کے بارے میں وہاں رپورٹ ہوا, جب مریم نواز آئی تو اس سے پہلے بہت زیادہ بریفنگ دی گئی طلبہ کو کہ آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے, اور آپ نے مریم نواز کا یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو وہاں جو بچوں نے رپورٹ کیا ابو بکر صاحب کے مطابق, انہوں نے کہا جی بہت تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوئے, چند بچے بچیاں کھڑے ہوئے, باقی سارے وہاں بیٹھے رہے. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا استقبال بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کیا, لیکن یہ اپنی تقریر کر کے وہاں سے نکل لی. اب ایک جو نمازی جو نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر کے اوپر, اس کے بارے سے پروپیگنڈا کیا گیا, اور حکومتی اکاؤنٹس نے اس کو برابر اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا اور جھوٹ بولا, اور پشتونوں کے خلاف نفرت پھیلائی. انہوں نے کہا یہ رحیم افغانی نام کا کوئی پشتون تھا اور یہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. لیکن اب اصلی آدمی طاہر عباس تارڑ جو ہے وہ سامنے آیا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس. وہاں اس کی ملاقات ہوئی باقی لوگوں کے ساتھ بھی, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. تو طاہر عباس تارڑ نے بتایا جی میں تو نماز پڑھ رہا تھا, اچانک سے اٹیک ہو گیا اور مجھے دعا کرنے کے درمیان انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. میں گرا, لوگ سمجھے میں مر گیا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری جان بچائی ہے. یہ دیکھیں میں زخمی, اور وہ کافی زخمی تھا. اس نے کہا عمران خان دوبارہ بلائے گا میں پھر جاؤں گا. تو اب یہ جو فیک نیوز چل رہی ہے اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوتی کیوں نہیں ہے؟ ابھی ایک نیا قانون بھی بنا رہے ہیں نا کہ فیک نیوز پہ کوئی 10 سال اندر کر دیں گے, وہ پتہ نہیں 10 لاکھ جرمانہ کر دیں گے, 5 سال اندر کر دیں گے. اور بھئی یہ حکومت ہی فیک ہے, یہ وزیر بھی فیک ہے, یہ مینڈیٹ ہی جعلی ہے, یہ وزیر اعظم بھی جعلی ہے, یہ وزیر اعلیٰ بھی جعلی ہے, یہ جتنے وزیر ہیں یہ بھی جعلی ہے, صدر کا الیکشن بھی جعلی ہوا ہے, کیونکہ مینڈیٹ ہی جعلی ہے. عوام نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا, لا کے کسی اور کو بٹھا دیا.